लोकतंत्र में चुनाव का विशेष महत्व है। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि चुनाव के अलावे कोई उपाय नहीं है जिससे जनता शासन में भाग ले सके। चुनाव ही जनता की प्रभुसत्ता को, उसकी सर्वोच्चता को साबित करने का औजार होता है। ये चुनाव ही है जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। इसलिए जहां कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां नियमित अंतराल पर चुनाव अपरिहार्य माने जाते हैं। तानाशाही से चलने वाले कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि दुनिया में अधिकांशतः लोकतंत्र का राज कायम है और ये कायम रहना भी चाहिए। इसी कड़ी में वर्ष 2023 में ग्लोबल मैप पर दर्ज 21 देशों में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से एक देश है नाइजीरिया, जहां 25 फरवरी को चुनाव होने वाला है। ठीक समझे, अफ्रीकी महाद्वीप का वही देश नाइजीरिया जहां बोको हरम जैसे कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन अपना वजूद रखते हैं। वही नाइजीरिया जो अकूत तेल संसाधन होने के बावजूद पिछले 5 सालों में फिर से कंगाली की ओर बढ़ा है। देश में तेजी से बढ़ रही अलगाववादी गतिविधियां और उग्रपंथी गुटों के हमलों के बीच इस बार के चुनावों में लोगों की जान माल की सुरक्षा और भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दे हैं। देखा जाए तो हर बार चुनाव आता है, ढेरों उम्मीदें लाता है और जनता इस उम्मीद में वोट डालती है कि उसका कोई रहनुमा आएगा जो उसे गुर्बत और बदहाली से आजादी दिलाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करेंगे नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव की। इसमें हम नाइजीरिया की राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी कार्यक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। वहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं ये भी परखेंगे। नाइजीरिया में 500 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले 250 से अधिक जातीय समूहों का निवास है। उत्तर में होसा, पश्चिम में योरुबा और पूर्व में इग्नो 3 सबसे बड़े जातीय समूह हैं जो कुल आबादी का 60% से अधिक है। सैकड़ों स्थानीय भाषाएं होने के बावजूद इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नाइजीरिया का संविधान धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यानी ये एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन नाइजीरिया मोटे तौर पर उत्तर में रहने वाले मुसलमानों और ज्यादातर दक्षिण में रहने वाले ईसाइयों के बीच आज भी बटा हुआ मुल्क प्रतीत होता है। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो नाइजीरिया अफ्रीका में एक क्षेत्रीय शक्ति है। नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था अफ्रीका में सबसे बड़ी है। यह जीडीपी और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया में 25वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। लेकिन मानव विकास सूचकांक में इस देश का स्थान बहुत नीचे है और ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। नाइजीरिया संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, नाम, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह और ओपेक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य भी है, जो इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। अगर वर्तमान हालत की बात करें तो नाइजीरिया 5 वर्षों में 2 बार आर्थिक मंदी का शिकार हुआ और अभी यहाँ की मुद्रास्फीति लगभग 21% है। साथ ही ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार होता है। 2022 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की तकरीबन 40% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और लगभग 18 करोड़ लोगों के सर पर खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यहां लगातार हिंसा और संघर्ष का दौर कायम है। इस माहौल में नाइजीरिया में राष्ट्रपति का चुनाव 25 फरवरी को होने जा रहा है। नाइजीरिया के संविधान के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए वो फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। फिलहाल नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट और संघीय सरकार के प्रमुख दोनों होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति के अतिरिक्त एक उपराष्ट्रपति का पद भी होता है जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कामकाज देखता है। जातीय संघर्षों के लंबे इतिहास को देखते हुए नाइजीरिया के संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में 36 राज्यों में से प्रत्येक में से एक सदस्य को शामिल करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो नाइजीरिया में अमेरिका की तरह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। कहने को तो नाइजीरिया एक संघीय देश है, लेकिन व्यवहार में ये एकात्मक राज्य के रूप में काम करता है। अब यदि चुनाव को देखते हैं तो यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ साथ कराने की परिपाटी है। नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा द्विचक्रीय विधि से पूर्ण होता है।
ये द्विचक्रीय विधि क्या है? तो इसका मतलब है 2 चरणों में होने वाला चुनाव। यदि कोई उम्मीदवार पहले चरण में ही वैधता हासिल कर लेता है तो दूसरे चरण की आवश्यकता नहीं होती। पहले चरण में चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 36 राज्यों में से कम 24 राज्यों में बहुमत और 25% से अधिक मत प्राप्त करना होता है। यदि कोई भी उम्मीदवार इस सीमा को पार नहीं कर पाता तो दूसरा दौर आयोजित किया जाता है। दूसरे चक्र में सर्वाधिक वोट लाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला होता है। यह मतदान 21 दिनों के भीतर होता है। हालांकि अभी तक नाइजीरिया में राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे चरण की नौबत नहीं आई है। सभी पहले चरण में ही राष्ट्रपति की वैधता हासिल कर लेते हैं। सभी चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वोटिंग के तहत किए जाते हैं। यहां यह भी बताते चले कि नाइजीरिया में सीनेट यानी उच्च सदन में 109 सीट और प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन में 360 सीटों पर चुनाव होता है। सीनेट में सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य में से 3 और एक राष्ट्रीय राजधानी को मिलाकर तय होती है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा के चुनाव भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम 2 बार हमने बोल दिया। इसका मतलब होता है कि डाले गए मतों में से सर्वाधिक मतों को गिना जाता है। जिसने भी सर्वाधिक मत पाए वो विजेता घोषित हो जाता है। अगर चुनावी अभियान की बात करें तो राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के 8 वर्षों के नाकाम शासन के बाद नाइजीरियाई नागरिक नए युग की प्रत्याशा में अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करने वाले हैं। हमने नाकाम क्यों बोला? इसलिए क्योंकि इस दौरान नाइजीरिया दुनिया की गरीबी की राजधानी के रूप में उभरा है। देश ने 2 मंदियों का सामना किया है। मुद्रास्फीति 21.5% हो गई है। साथ ही आतंकवादी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी नाइजीरिया में चुनावी अभियान अपने चरम पर है। कहने को तो राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन उनमें से 3 ही हैं जिनकी चर्चा सर्वाधिक है। पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी से अतीकू अबू बकर जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं और सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। दूसरे ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस यानी एपीसी के राष्ट्रीय नेता और पूर्व में लागोस के गवर्नर रह चुके बोला अहमद टिनुबू। और तीसरे लेबर पार्टी समर्थित उम्मीदवार मिस्टर क्लीन की छवि वाले पीटर ओबी जो कि 2007 से 2014 तक अनम्बरा प्रांत के गवर्नर रह चुके हैं। जहां तक नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में प्रमुख मुद्दों का सवाल है तो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली जैसे विश्वजनीन चिरपरिचित मुद्दों के अलावा भ्रष्टाचार, हिंसा और आतंकी हमलों और निर्जातीय संयोजन जैसे मुद्दे यहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। नाइजीरिया में जातीय संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। इसका बीजारोपण जैसा कि दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, यहां भी ब्रिटिश उपनिवेश काल में ही हो गया था जब उत्तर और दक्षिण नाइजीरिया का विलय हुआ था। उत्तर नाइजीरिया मुस्लिम बहुल इलाका है जबकि दक्षिण नाइजीरिया ईसाई बहुल। उत्तर का इलाका पिछड़ा हुआ जबकि दक्षिण का इलाका अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न है। इसी आर्थिक खाई में नस्लीय श्रेष्ठता और मुस्लिम कट्टरपंथी सोच ने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो आज भी जारी है। 1967 से 70 तक चले गृह युद्ध में भी यही कारक जिम्मेदार थे जिसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए थे। तीसरा प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार। नाइजीरिया की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों पर तो भ्रष्टाचार के काफी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल चुनावी परिणाम ही बताएगा कि नाइजीरिया की जनता का भाग्य जीतता है या भ्रष्टाचार। फिर भी नाइजीरिया की योरुबा भाषा का एक शब्द है इमी लोकान, जिसका अर्थ है इट्स माई टर्न यानी इस बार मेरी बारी। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि नाइजीरियाई राष्ट्रपति के इस चुनाव में भ्रष्टाचार का साया जीतता है या बदलाव की उम्मीद। अब नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल है नाइजीरिया के राजनीतिक और सामाजिक रूप से अस्थिर होने के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। तो इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।